ये लोकसभा की तस्वीरें इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये वर्चुअली सेट तैयार किया गया है। राज्यसभा में बिल पर कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके पास होने की पूरी उम्मीद है। इस बीच बिल में ओबीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार जबरदस्त है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या? Sit down. This bill we are going to support. Bring them, show us and bring them to parliament. ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर देश की संसद गूंज रही है। इस बार मामला ये नहीं है कि बिल का कोई विरोध कर रहा है। इस बार मामला ये है कि बिल में ओबीसी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी कह रही है कि ओबीसी आरक्षण की मांग करके मुद्दे को विपक्ष सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो कंट्रोल करते हैं। जो मोदी जी और अमित शाह जी की नजदीक करीबी होगी, उनको बाहर से किसी बहाने में उनको एंट्री किया जाएगा। तो क्यों ना ओबीसी वालों को किया जाए। तो राहुल गांधी जो बात उठाए, बाजी भाई जवाब नहीं थे उनके पास, इसलिए तोड़ मरोड़ करके एक गुमराह करने वाले जवाब दिया। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनावी जुमला के अलावा और कुछ नहीं। जो रिजर्वेशन है वो आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, राजनीतिकरण करने की बात है। जो पार्टीज हैं, जितने पुरुषों को वो लोग ओबीसी में टिकट देते हैं, वो सब महिलाओं को दे दे, बात खत्म। देश में ओबीसी वर्ग की बड़ी जनसंख्या है। मतदाता के तौर पर ओबीसी अपनी धमक रखते हैं। इसीलिए पूरा विपक्ष कह रहा है कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करे। इस देश में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उनको आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया इसमें, जिसको लेकर पहले भी विरोध हुआ था। ये जो महिला आरक्षण बिल ये लेकर आए हैं, ये एक चुनावी जुमला है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप 24 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करते। मगर बीजेपी कहती है कि विपक्ष भले ही ओबीसी का राग गा रहा है, मगर सच्चाई ये है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद, सबसे ज्यादा ओबीसी विधायक हैं। मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। संसद के भीतर तो ओबीसी का मुद्दा गूंज ही रहा है, संसद के बाहर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर रण मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्रीय मंत्री कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अगर संसद में सवाल किया जा रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। तेजी से न करना चाहिए जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। तो प्रश्न तो उठेंगे ही। किसी देश की संसद है, ये एक कानून बन रहा है, एक कानून बनता है तो हमारे समाज में जितनी विविधता है उसको दृष्टिगत रखते हुए सवाल तो आने वाजिब है और सवाल आने भी चाहिए। ओबीसी कोटा को लेकर भी जो सवाल उठा है वो गलत नहीं है, निराधार नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारे दबे कुचले वंचित पिछड़े समाज की महिलाएं हैं। जब हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। एक दौर में महिला आरक्षण बिल की मुखालफत करने वाली आरजेडी आज बिल के समर्थन में है। बस शर्त यही है कि इसमें ओबीसी आरक्षण को भी जगह मिले। अभी तो आप देखिएगा कि एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं कि भाई महिलाओं की हिमायती हैं, ये हैं वो हैं, महिला आरक्षण बिल लाया गया लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण हटा दिया गया, अति पिछड़ों का आरक्षण हटा दिया गया, माइनॉरिटीज का जो आरक्षण होना चाहिए वो भी नहीं है इसमें। तो अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है इस पे काम होना चाहिए और कम से कम हम लोग जो हैं
ओबीसी के लोग सोए हुए नहीं है, वो देख रहे हैं कि भाई ये भारत सरकार क्या कर रही है और जान रहे हैं ओबीसी के लोग कि ये छलने का काम करना है। और हमने कहा कि विमेन रिजर्वेशन आरजेडी की तरह ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी काफी पहले से मांग कर रही है कि महिला रिजर्वेशन में SC/ST के साथ OBC आरक्षण भी होना चाहिए। हमारी पार्टी ट्राइबल पार्टी है जरूर, लेकिन हम लोग वहाँ पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस, राजद और JMM की सरकार है और हमारे यहाँ अच्छी खासी संख्या में OBC भी है। तो हम लोग चाहेंगे कि ST/SC OBC तीनों के लिए रिजर्वेशन हो ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। तो हम लोग भी ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। और उस स्वर्णिम पल के मोदी सरकार ने इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराकर इतिहास रच दिया है। आधी आबादी के पूरे सम्मान के लिए बीजेपी बिल ले आई। ये अलग बात है कि अब OBC आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है। अब सवाल आप सभी के जहन में ये होगा कि OBC को लेकर आखिर इतनी मारामारी क्यों है। उसकी एक बड़ी वजह है OBC वोटर, जिनकी संख्या देश में करीब 50% के आसपास है और इस वोट बैंक का झुकाव बीजेपी की ओर तेजी से बढ़ा है और 2014-2019 में बीजेपी की जीत और विपक्ष को हुए नुकसान में OBC वोटों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको एक एक करके वो आंकड़े दिखाऊंगी जिसके जरिए आप समझेंगे इनकी ताकत। ये आंकड़ा ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। 2009 में जब यूपीए सरकार में आई थी तो कांग्रेस को 24% OBC वोटर्स का साथ मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 22% OBC वोटर गए थे। ये आंकड़े आप देख रहे हैं 2009 के। लेकिन 2014 का चुनाव आते आते आंकड़ा बदल जाता है। मोदी के प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ ही OBC वोटर का रुझान तेजी से बीजेपी की ओर बढ़ता हुआ चला गया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC समुदाय से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी के साथ तकरीबन 34% OBC वोटर जुड़ गए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा धड़ाम से गिरा था और सिर्फ 15% के आसपास ही रह गया था। 2019 में ये आंकड़ा और ज्यादा, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों के जो वोट थे OBC के, उसको भी बीजेपी अपने ऊपर यहां पर जोड़ लेती है और इसी वजह से 34 से सीधा बढ़कर 10% का आंकड़ा बढ़ जाता है। 44% तक 2019 के इलेक्शन में पहुंच जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपना 1% भी नहीं बढ़ा पाती है, 15% के आसपास ही रह जाती है। इस आंकड़े के जरिए आप समझ सकते हैं कि OBC वोटर कितने निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर विपक्षी दलों की ओर से इस 44% को अपने पाले में खींचने के लिए बार बार महिला आरक्षण के भीतर, कोटा के भीतर कोटा की बात कही जा रही है, वकालत की जा रही है और कहा जा रहा है कि OBC वोटरों को, महिलाओं को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते चलें, कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के OBC वोटर में एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी की ओर से की गई थी और अब यह समझना आपके लिए जरूरी है कि आखिरकार बीजेपी के साथ OBC वोटर बढ़े क्यों हैं। बीजेपी ने कैबिनेट से लेकर टिकटों के बंटवारे में OBC वोटरों का खास ध्यान रखा। मौजूदा वक्त में 29 केंद्रीय मंत्री OBC समुदाय से हैं, जो कि कुल कैबिनेट का करीब 38% है। वहीं 85 सांसद OBC हैं, यानी करीब 29%। विधायकों की अगर बात करें तो बीजेपी के 27% विधायक OBC हैं, जबकि 40% MLC OBC रहे हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में यह आंकड़ा क्यों तेजी से बढ़ता हुआ OBC मतदाताओं का चलता हुआ चला गया। OBC की यही ताकत सभी विपक्षी दलों को अपनी ओर लगातार खींच रही है और इसीलिए OBC आरक्षण की मांग तेज हो रही है। मगर विपक्ष सिर्फ आरक्षण के मसले पर ही सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि विपक्ष मांग कर रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू कर दिया जाए, जबकि सरकार का यह कहना है कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा, यानी कि साल 2029 में ही इसको लागू किया जा सकेगा। अब विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की मंशा कानून को लागू करने की नहीं है, बल्कि वो इस बिल के जरिए चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है। वार पलटवार इस मुद्दे पर भी जारी है। ये आप बदलिए। This is my own case. This is not somebody else. Give us this day our equal rights. का ये गुलिस्तान हो चुका होता। नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। महिला आरक्षण बिल लाकर बीजेपी फूले नहीं समा रही है। बीजेपी को लगता है कि 2024 की जंग के लिए ये बिल बड़ा मुफीद होगा। हर घर सिलेंडर अभियान ने गांवों की महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा और ये महिला आरक्षण बिल पूरे देश की महिलाओं को बीजेपी का मुरीद बना देगा। अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव।
अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब ये बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके वैसे भी माना जाता है कि महिलाएं बीजेपी के साइलेंट वोटर होती हैं। आंकड़ों की माने तो 2014 के चुनाव में वोट डालने वाली 26 करोड़ महिलाओं में से 29% महिला वोट बीजेपी को मिले थे। वहीं 5 साल का कामकाज देखने के बाद 2019 में वोट डालने वाली 29 करोड़ महिलाओं में से 36% वोट सिर्फ बीजेपी को मिले। यानी बीजेपी ने महिला मतदाता को साथ रखा है। ये मतदाता आगे भी साथ रहें, इसलिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाकर मास्टर स्ट्रोक तो मार दिया, मगर अब उसी मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष सियासी गोल कर रहा है। पूरा विपक्ष एक सुर में पूछ रहा है कि जब बिल ले आए तो लागू क्यों नहीं कर रहे। आज करो, और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। बिल को कानून बनाकर लागू क्यों नहीं कर रहे, इस सवाल का जवाब बीजेपी सिलसिलेवार तरीके से देती है कि पहले जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद क्षेत्र के हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन सी सीटें आरक्षित की जाएं। बीजेपी तंज कसती है कि बिना सोचे समझे किसी भी सीट को आरक्षित नहीं किया जा सकता। मैं अगर सरकार में हूँ और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए। विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए बीजेपी बिल तो ले आई, मगर वो इसे लागू नहीं करेगी, ये सिर्फ दिखावा है। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए वो सेंसस और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन सब होगा 26 के बाद। 27, 28, 29 भी हो सकती है, और भी देर हो सकती है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना, जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए जबरदस्ती पास करा के अभी इम्प्लीमेंटेशन का दम नहीं है, वो जुमला हो गया। किसान बिल सबको सस्पेंड करके पास करा के वापस रिवोक हो गया, जुमला। लेबर कोड को पास करा के अभी रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला। काला धन वापस की जुमला। हर एक को 15 लाख तनख्वाह बैंक अकाउंट में देने का जुमला। जनगणना और डीलिमिटेशन का इसमें ये पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद ये किया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डीलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा। विपक्ष चाहता है कि महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द लागू हो, और सरकार कह रही है कि अगर आज बिल पास हुआ तभी 2029 तक लागू हो सकेगा, और अगर नहीं पास हुआ तो 2029 के बाद भी लागू नहीं हो पाएगा। कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मतलब सीधी बात यह है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक कानून तो बनेगा, मगर अभी महिलाओं को इस कानून का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये फायदा 2029 के बाद मिलेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।